वाओ, गुड टू सी यू। अमेजिंग। कैसे हैं मेरे दोस्त, मेरे आइडियन, मेरे सीईओ। हाय, हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ भाई? ये क्यों नहीं आ रही? चैटिंग तो रुक सी गई है। हाय हरिंद्र, हाउ आर यू? कैसे हैं? संध्या प्रभात। कैसे हो बेटा? जैसे शुभ प्रभात होता है वैसे ही हम पढ़ रहे हैं संध्या प्रभात। कैसे हैं? राधे राधे, श्याम मिला दे। कैसे हैं भाई? जय श्री कृष्णा। चलिए आगे बढ़े। वेरी गुड, सब लोगों को आवाज़ आ गई, चैटिंग स्टार्ट हो गई, रिफ्रेश हो गया। वेरी गुड वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। देखो, एक मेटलर्जी में एक डाउट होता है। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तो एक डाउट आएगा, सिंटरिंग क्या होता है? क्या नाम आएगा? सिंटरिंग। मेटलर्जी का डाउट है। क्या है? बोलो। हाँ, मेटलर्जी का डाउट है। उसमें आएगा सिंटरिंग। सिंटरिंग क्या होता है देखो। पार्शल फ्यूजन ऑफ मेटेलिक ओर। जैसे ये आपका कोई ओर है। तो इसको जब आप हीट देते हैं तो हीट देने पर इसका ये पार्शल फ्यूजन हो जाता है। दोबारा बोलो। ये क्या है? पार्शल फ्यूजन। पार्शल फ्यूजन होगा तो इससे क्या होगा? बोलो। सिंटरिंग कहा जाएगा, और ये सिंटरिंग जनरली जो है वो जेड और पीबीओ में होती है। ठीक है, तो पार्शल फ्यूजन ऑफ मेटेलिक और इज कॉल्ड सिंटरिंग। ये जेई एडवांस में आया हुआ सवाल है, तो अगर आपसे पूछे तो आप बता दोगे इजी गोइंग। ठीक है। अब अगर कोई पूछे सेंटरिंग क्या होती है तो आई होप आप बता देंगे। कोई डाउट किसी को? बोलो जल्दी, हाँ या ना। अगर आपसे बोले कि सेंटरिंग 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 क्या होती है, बताओ बताओ बताओ, तो क्या बता देंगे हो? बोलो 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 लल्ला। अरे मचा दोगे हल्ला। अरे गली मोहल्ला। बोलो। हैं? चैट कहाँ चली जाती है यार कभी कभी। भाई साहब, चैटिंग कनेक्शन गायब का हो गया बे। चैटिंग कहे नहीं आ रहा बे। हम्म। अबे क्लास भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं तो डाउट हो रहा है अब। नहीं दिख रहा। हम्म। अरे तुम्हें पढ़ाऊँ कि नहीं पढ़ाऊँ, समझ में नहीं आ रहा।
भाई मेरे को चैटिंग नहीं दिख रही है यार, अब मुझे पता नहीं चल रहा मैं दिख रहा हूँ क्या। हाय, अब आया जिबाल, एम आई विजिबल। कल एस ब्लॉक पढ़ा था अपन ने, याद हो तो। हाँ थैंक गॉड, अब दिख रहे हैं हम। अब आ गया, अब आ गया, आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम एस ब्लॉक में कहाँ तक पहुंच गए थे, याद है? कल हमने हाइड्रोजन भी पढ़ ली थी, नाइट्रोजन भी पढ़ ली थी, अब आएगा रिएक्शन विद हेलोजेंस। ये एस ब्लॉक पढ़ा रहे थे हमें ना। क्या चल रहा था बताओ? एस ब्लॉक, उसमें हम पढ़ रहे थे एल्कली मेटल्स, और उसमें हम पढ़ रहे थे रिएक्शन विद हेलोजेंस। तो जब हेलोजन से रिएक्शन होगी एल्कलाइन अर्थ मेटल की, तो ये हेलाइड बनेंगे। जो हेलाइड्स होंगे वो होंगे आयनिक, क्योंकि एस ब्लॉक जनरली आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन लिथियम जो होगा उसके जो हेलाइड्स होंगे, लाइक Cl वाला, Br वाला और I वाला, वो प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होंगे। ये आपको हमने बताया था फेजांस रूल में कि यार LiX क्यों होगा। फेजांस रूल के अंदर बताया था कि प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट क्यों होगा। क्लियर? तो ये आपका क्या होगा, प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट। क्लियर? अब अगर किसी को सिंटरिंग में डाउट है तो लास्ट में ले लेंगे अपन, आखिरी में किसी को भी, क्योंकि अब यह कंटिन्यूटी ब्रेक मत करो इस ब्लॉक की। ठीक है, डन। चलिए, तो यहाँ पर हेलाइड की बात कर रहे थे, तो हेलाइड हो गया आयनिक, और जिसमें सारे आयनिक होंगे LiX को छोड़ के। LiX में भी Cl Br होंगे जो प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होंगे। ठीक है, नोट। अब क्या होगा, जितने भी मेटल हेलाइड्स है, अल्कली मेटल हेलाइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट LiF, और ये आपका इंसॉल्युबल होता है। ठीक है, ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ये सॉल्युबल नहीं होता, ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी। दोबारा बोलो, ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी। हाँ, LiCl pyridine में सॉल्युबल हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है कौशल, बिल्कुल सही हो। तो यहाँ पर आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा वो कि अल्कली मेटल हेलाइड जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट LiF। LiF इनसॉल्युबल होगा, उसका रीजन होगा ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी। अब इधर देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे नोट, तो लिथियम के जो सॉल्ट्स होंगे वो जनरली हाइड्रेटेड होंगे बिकॉज ऑफ हाई पोलराइजिंग पावर, यानी कि कल बताया था ना फाई ऑफ लिथियम कैटायन। तो जैसे लिथियम के जो सॉल्ट होंगे वो जनरली जैसे LiCl.3H2O, इस तरह के सॉल्ट्स होंगे। ठीक है, तो लिथियम का जो सॉल्ट होगा वो क्या होगा, हमेशा हाइड्रेटेड होगा। तो इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देखना जरा। क्वेश्चन ये होता है कि गन पाउडर किसे कहते हैं। तो गन पाउडर होता है, सल्फर होता है उसमें, चारकोल होता है उसमें, प्लस नाइट्रेट्स होते हैं। आप हमेशा याद रखो, नाइट्रेट्स जो होते हैं वो एक्सप्लोसिव होते हैं। जैसे अगर मैथ कॉलम आ जाए और लिखा हो नाइट्रेट, तो आप इधर देखो एक्सप्लोसिव, तो क्या करोगे,
तुरंत कर दोगे? एस ब्लॉक चल रहा है फिर भी क्लास का टाइटल मेटलर्जी आ रहा है। मेटलर्जी नहीं है ना? ठीक है, अब इधर देखो। तो गन पाउडर होगा सल्फर प्लस चारकोल प्लस नाइट्रेट्स। तो जो नाइट्रेट होंगे वो एक्सप्लोसिव होते हैं। दोबारा बोलो। जो नाइट्रेट्स एक्सप्लोसिव है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रेट्स कैन बी यूज्ड इन गन पाउडर। सवाल आप देखना क्या आएगा। सोचो, आप बताओ, खुद सोच के बताओ। हम्म। तो आंसर क्या होगा? थर्ड। देखो ध्यान से। सबसे पहले गन पाउडर मतलब समझते हो बारूद। क्या बोला, जल्दी बताओ। गन पाउडर का मतलब क्या होता है? बारूद। बारूद अगर उसमें पानी हो तो क्या होगा? फुस। हाँ या ना? क्योंकि आप देखो, आप बर्फ में भी आप लड़ाई करते हो, बर्फ में लड़ाई करते हैं तो वहां पर तो मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है। अगर मॉइस्चर ज्यादा होगा और आपने ऐसा कैटायन ले लिया जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो वो मॉइस्चर में से क्या करेगा? पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। पानी को एब्जॉर्ब करते ही गन पाउडर गीला हो जाएगा। गन पाउडर गीला होते ही तुमने गोली चलाई, फुक, ऐसे होगी। तो क्या होगा बताओ? सोचो। हाँ या ना? कोई फायदा है? कुछ भी नहीं होगा उससे। तो आपको जानबूझ के नाइट्रेट एक्सप्लोसिव होते हैं, इसलिए नाइट्रेट ऐसा लेना पड़ेगा जो पोलराइजिंग पावर कम रखता हो। तो जैसे जैसे नीचे आएंगे तो पोलराइजिंग पावर कम होगी। इसलिए प्रेफरेबल नाइट्रेट कौन सा होगा? KNO3। प्रेफरेबल नाइट्रेट कौन सा होगा? बोलो। KNO3। प्रेफरेबल कौन सा होगा बताओ? KNO3। प्रेफरेबल कौन सा होगा? KNO3। प्रेफरेबल कौन सा होगा? KNO3। यार चैटिंग फिर चली गई। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें अब इसमें। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है फॉर F2। F2 छोटा है
तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ऑर्डर यही आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर Cl2Br2I2, तो आप देख सकते हो क्या आएगा, इसका साइज बड़ा है, तो जब साइज बड़ा होगा तो आपके पास ये आएगा। अब इधर ध्यान देना, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में F2 की बात करें तो लेफ्ट से राइट जाने पर क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी कम, क्योंकि लिथियम का जो साइज है वो छोटा है। अब लिथियम का साइज छोटा होगा तो छोटा वाला जो है वो F के साथ कंपेरेबल साइज रखेगा, जो कंपेरेबल साइज रखेगा उसकी लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। और जब इधर आएंगे तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा। साइज अगर बढ़ेगा तो जो बड़े वाले होंगे एटम उनके साथ आपका कंपेरेबल साइज होगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जब स्टेबल ज़्यादा होता है प्रोडक्ट तो रिएक्शन आगे भागती है, और रिएक्शन जब आगे भागेगी तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। दोबारा समझो, फ्लोरीन का साइज छोटा है तो लिथियम का भी साइज छोटा है, तो इसका मतलब दोनों कंपेरेबल साइज के होंगे तो वो ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे, उनकी लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, रिएक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि प्रोडक्ट स्टेबल है तो रिएक्शन आगे भागेगी। यहाँ साइज बढ़ रहा है उधर जाने पर, तो जिनका साइज बढ़ेगा वो ज़्यादा अच्छे रिएक्टिव होंगे। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी हो गई। तो अब देखो अपन ने कौन कौन सी पढ़ी, रिएक्शन विद वाटर हो गई, रिएक्शन विद ऑक्सीजन हो गई, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हो गई, रिएक्शन विद नाइट्रोजन हो गई, रिएक्शन विद हेलोजन अब की, रिएक्शन विद अब आएगी अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया की बात करें तो एक तो होता है अमोनिया गैस। अमोनिया गैस की जब रिएक्शन कराते हैं तो लिथियम से रिएक्ट करने पर तो लिथियम नाइट्राइड बनता है। इमाइड, ये गैशियस है ना, और इसका हाइड्रोलिसिस करा दें तो हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होगा, देखो ये OH तो LiOH बन जाएगा, अमोनिया वापस बाहर आ जाएगी। लेकिन अगर M लेते हैं और ये अमोनिया लेते हैं तो MnH2 बनेगा एमाइड। ठीक है, और ये जो M है यहाँ पर आएगा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये एमाइड होगा। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस का मतलब आप सबको पता होना चाहिए पानी से रिएक्शन, तो आपका क्या बन जाएगा, MOH प्लस अमोनिया। क्या बन जाएगा, MOH प्लस अमोनिया। ठीक है, अब जो रिएक्शन आने वाली है वो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये रिएक्शन विद बोलो लिक्विड अमोनिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा एस ब्लॉक एक तरफ और ये रिएक्शन एक तरफ। तो मेटल प्लस X प्लस वाई, और ये अमोनिया दे दिया उसने लिक्विड, तो यहां बन जाएगा ये M NH3X प्लस इलेक्ट्रॉन NH3Y और माइनस, इसको कहेंगे अपन अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। इसको कहेंगे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कंडक्टर हो जाता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, इसका ब्लू कलर आ जाता है और ये पैरामैग्नेटिक भी हो जाता है। अब इमाइड और एमाइड में देखो हाइड्रोलिसिस में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही रहेंगे वो, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी माइनस है ना। सवाल अब यहाँ से शुरू होगा, रिएक्शन गैसियस में इमाइड क्यों बना, कि लिथियम की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है तो वो इसके -2 को होल्ड कर सकता है। यहाँ आते ही आपका क्या है, पोलराइजिंग पावर कम है
तो वो इसके नेगेटिव को होल्ड नहीं कर पाता इमाइड में, इसलिए एमाइड में जाता है, क्योंकि एमाइड में -1 चार्ज आएगा। इधर आओ, अब इसको समझते हैं क्या हुआ, अब दिमाग लगाते हैं ये हुआ क्या। सुनना, अल्कली मेटल का जो, समझ रहे हो बात को, क्या बोला जल्दी बताओ। अल्कली मेटल जो है उसका, बोलो, अल्कली मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी कम है। अब अल्कली मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो उसका मतलब क्या निकलता है, अल्कली मेटल जो है उसका अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है। तो जब एल्कली मेटल को उठा के अमोनिया में डालते हैं लिक्विड में और डिजोल्व करते हैं ऐसे, तो उसका आयनाइजेशन कम होने से वो एल्कली मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देती है अंदर ही। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करा वहां पर एक कैटायन भी आ गया और एक इलेक्ट्रॉन भी आ गया। यहां समझ में आ रहा है, ये कैटायन आया, ये इलेक्ट्रॉन आया। आप सबको पता है कि अगर कैटायन है और वहां पड़ा हुआ है तो वो अमोनिया को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि प्लस चार्ज है और अमोनिया में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है वो नेगेटिव चार्ज है। तो वो इस तरह से जब अमोनिया को खींचता है तो इसे अमोनिएटेड कैटायन कहते हैं। जैसे अगर पानी को कोई खींच रहा हो तो उसे कहते हैं हाइड्रेटेड। पानी को अगर कोई खींचता है तो हाइड्रेटेड, अमोनिया को खींचने लग गया तो अमोनिएटेड। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अमोनिया के H+ को खींचने लगेगा, तो फिर ये बन जाएगा अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन अगर किसी सॉल्यूशन में अकेला घूम रहा है तो वो कंडक्टर हुआ कि नहीं हुआ। अगर इलेक्ट्रॉन अकेला सॉल्यूशन में घूम रहा है तो वो कंडक्टर हुआ नहीं हुआ। और ये इलेक्ट्रॉन अकेला है, फ्री है, तो इसे कोई भी आसानी से ले सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो रिडक्शन होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हुआ कि नहीं हुआ। ये बोलो, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है सॉल्यूशन। शॉर्ट में हमेशा याद रखेंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को SRA बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को क्या बोलेंगे हम, SRA, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब जब ये इलेक्ट्रॉन अकेला घूम रहा होगा तो इसका एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी जिस विजिबल रीजन में लाई करेगी उसका कलर आएगा। तो वो ब्लू कलर इसलिए आता है क्योंकि वो जो रिलीज होती है तो उससे कलर कौन सा निकलेगा, ब्लू कलर दिखने लग जाता है। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है भाई साहब, तो पैरामैग्नेटिक बोलोगे या डायामैग्नेटिक, ये बताओ पहले, पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक, जल्दी बताओ। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो आप इसे क्या बोलोगे, पैरामैग्नेटिक, हाँ या ना, सिंपल है। तो सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक होगा। ये सारे सवाल पूछेंगे। कंडक्टिविटी इन दोनों की वजह से आ रही है, कैटायन और इलेक्ट्रॉन, क्लियर। अब ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, बर्च रिडक्शन कहते हैं, और शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जाता है इसको, यहां लिक्विड लिख देते हैं, बिरजू रिडक्शन आया ना। बेटा केटायन के कॉन्फ़िगरेशन से नहीं देखते ना आयुष, पूरे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं ना। एल्कली मेटल का अक्वस अमोनिया, अमोनिया लिक्विड में जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक है या नहीं है, आयुष, आयुष, ठीक है। तो ये इसको रिड्यूस करेगा, तो रिड्यूस करेगा तो पता है क्या होगा, यहां पर ही -4 चार्ज आएगा, क्योंकि ये देखो ये +2 से ये 0 में चला गया। इसका जब हाइब्रिडेशन निकालोगे तो sp2 होता है, ये डायामैग्नेटिक होता है, ठीक है। ये आपका लो स्पिन होता है, ये आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी होता है। अब जब इसको देखोगे आप तो कोई चार्ज नहीं है इस पे, तो ये sp3 होगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक भी हो जाएगा, ठीक है, और ये हाई स्पिन हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये पैरा नहीं होगा, D10 हो जाएगा ना इसमें, तो ये टेट्राहेड्रल। तो आपसे पूछेगा कि नेचर चेंज हुई क्या इसकी, कौन कौन सी नेचर चेंज हुई, तो आप बता दोगे। ज्योमेट्री चेंज हुई कि नहीं हुई, अभी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर थी और अब ये टेट्राहेड्रल हो गया।
तो इस तरह से अगर क्वेश्चन दिए तो बता दोगे। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें ये जो लिखा है यही है वो एल्कली मेटल का लिक्विड अमोनिया में सॉल्यूशन। दोबारा बोलो। ये सोडियम और ये लिक्विड अमोनिया, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन होता है ना भाई, इस सॉल्यूशन को अगर हम खुला छोड़ दें, और अगर इसको खुला छोड़ दें तो खुला छोड़ने पर क्या होगा बताओ। ये हाइड्रोजन लिबरेट कर देगा। तो ऑन स्टैंडिंग, नोट करके लिखना, ऑन स्टैंडिंग hydrogen, on standing it liberates hydrogen and solution becomes amide solution. On standing it liberates hydrogen and solution becomes amide solution if catalytic catalytic impurities like zinc, iron or platinum are absent, then this solution becomes stable. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान सुनना। इट का मतलब यहां हमेशा याद रखो, ये आपको है ना फील कर लेनी पड़ेगी हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा सॉल्यूशन है। लिक्विड अमोनिया में अल्कली मेटल्स के सॉल्यूशन, किसको मतलब दिव्यांश कौन से सॉल्यूशन की बात करके, लिक्विड अमोनिया में अल्कली मेटल्स का जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को अगर खुला छोड़ दो, दिस चीज खुला, तो ये हाइड्रोजन लिबरेट करने लग जाएगा। अमोनिया में से अगर हाइड्रोजन यानी एच हटा दो तो NH2 बनेगा, ये NH2 का नाम होता है अमाइड। हाय दिव्यांश, क्या कहलाता है वो, अमाइड। क्या कहलाता है, अमाइड। ऑन स्टैंडिंग का मतलब है खुला रखा हुआ, जब वो रखा हुआ है सॉल्यूशन तो वो हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, और हाइड्रोजन लिबरेट करेगा तो वो एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन उसके एमाइड में बदलने के लिए कौन कैटेलिस्ट की तरह बिहेव करता है, आयरन, प्लेटिनम और जिंक। तो वो ये कह रहा है कि अगर आयरन, प्लेटिनम और जिंक एब्सेंट हो, ये कैटेलिटिक इंप्योरिटियां एब्सेंट हो, तो फिर वो हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करेगा और वो क्या हो जाएगा, स्टेबल। अगर ये कैटेलिटिक इंप्योरिटीज होंगी तो वो हाइड्रोजन लिबरेट, बोलो, नहीं करेगा। और क्या होगा, क्या लिबरेट होगा। कौन है यार आदित्य, इतना बार ढंग से तो बता दिया किस सॉल्यूशन की बात हो रही है सब। अभी ठीक है कि सॉल्यूशन ऑफ अल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया ऑन स्टैंडिंग liberates H2 and solution becomes amide. अमाइड सॉल्यूशन, ठीक है, यहां तक कोई डाउट बेटा। और इफ कैटेलिटिक इंप्योरिटी, मतलब जो इंप्योरिटियां कैटेलाइज करती हैं इसके डिकम्पोजिशन को, उन्हें कैटेलिस्टिक इंप्योरिटी कहा जाता है ना।
हाँ बेटा, ये सब लिक्विड फॉर्म में, मेटल लिक्विड फॉर्म में नहीं है। जैसे अगर खीर बनाते हो और खीर के अंदर बादाम डाल के डिजोल्व कर देते हो, ऐसे सोडियम को डिजोल्व कर रखा है उसमें लिक्विड अमोनिया में, है ना, उसके बाद वो सॉल्यूशन ये बन गया। इस चीज की बात हो रही है। आपको समझ में आ रहा है? कैटेलिटिक इम्प्योरिटी का मतलब समझ में आ रहा है? लिबरेट्स का मतलब होता है निकलना, हाइड्रोजन निकलना। अमोनिएटेड समझ नहीं आया फॉर्म, ये अमोनिएटेड फॉर्म कहलाती है। दिस फॉर्म इज कॉल्ड अमोनिएटेड फॉर्म। ये पूरी फॉर्म, ये पूरा सॉल्यूशन जो है वो अमोनिएटेड सॉल्यूशन है, जिसके अंदर एल्कली मेटल को जब लिक्विड अमोनिया में डिसोल्व किया तो वो कैटायन फॉर्म में है और इलेक्ट्रॉन है, ये तो पूरा पड़ा हुआ है। ये पूरा सॉल्यूशन जो पड़ा हुआ है वो है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? ये जब पूरा पड़ा हुआ है उसी का नाम है लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन में जो एल्कली मेटल है वो। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन निकाल देता है। अब इफ, एक और पॉइंट है इसमें, ध्यान से सुनना। इफ concentrated solution of alkali metals in liquid ammonia, ठीक है, present, then its blue color its blue color changes to bronze. Concentrated solution of alkali metals in liquid ammonia present, ठीक है, then its blue color changes to bronze and its paramagnetic behavior decreases. Paramagnetic nature decreases and solution becomes डायामैग्नेटिक। सॉल्यूशन कैसा बन जाता है? डायामैग्नेटिक। क्लियर? नैतिक कैटेलिटिक इंप्योरिटी मतलब ऐसी इंप्योरिटी जो कैटेलाइज्ड करती है। कैटलिस्ट नहीं समझते हो नैतिक यार? है नैतिक, तुम्हें कैटेलिस्ट नहीं आता समझ में? प्रभव, प्रभव एक्स प्लस वाई क्या है? एक्स प्लस वाई मतलब नंबर है कि जितने भी मेटल से अमोनिया जुड़ेगा तो एक्स मान लिया, जितने इलेक्ट्रॉन से अमोनिया जुड़ेंगे वाई मान लिया। नंबर नहीं पता होते कितने जुड़ेंगे। हम पूरा इस ब्लॉक पढ़ाएंगे जी, कुशाग्र। ठीक है, अब इधर देखो ये क्या हुआ। अगर आप कंसंट्रेटेड लोगे सॉल्यूशन तो अल्कली मेटल ज्यादा होगा, अल्कली मेटल ज्यादा होगा तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अंदर देगा। अब जैसे ही वो ज्यादा अंदर देगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। अब हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक थोड़ी सी थ्योरी होती है, डोमेन थ्योरी। अगर आपने मैग्नेटिज्म पढ़ा हो तो डोमेन थ्योरी में क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो ही उनका मैग्नीट्यूड ऐड होता है। लेकिन अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो टकराएंगे एक दूसरे से। अब और ऐसे टकराएंगे तो क्या करेंगे, वो एक दूसरे के मैग्नेटिक जो वेक्टर हैं उनको कैंसिल करते हुए चले जाएंगे। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे वो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो टकराएगा एक दूसरे से, तो वो डायामैग्नेटिक होना शुरू हो जाएगा, यानी कि पैरामैग्नेटिक नेचर घटने लग जाएगा। आपको इतना तो पता है ना, वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो ऐड होते हैं और इधर जाएंगे तो वो कम होते हैं। आया ना? पक्का? क्लियर दोस्तों? सिंपल? हाँ या ना? आगे देखो, तो इसलिए वो डायामैग्नेटिक हो जाता है। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल भी सेम टाइप का ही सॉल्यूशन बनाएंगे। सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन विद लिक्विड अमोनिया, एक्सेप्ट
बेरिलियम एंड मैग्नीशियम. नोट, ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी, बेरिलियम एंड magnesium do not form such type of compound. राज, बर्थ रिडक्शन में कुछ नहीं है, नाम है रिडक्शन का, बस दैट्स इट. आप रिवाइज करेंगे आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, रिडक्शन का नाम है, जैसे किसी का नाम होता है वैसे ही बर्थ रिडक्शन उसका नाम है, जब लिक्विड अमोनिया और एल्कली मेटल से रिडक्शन करवाते हैं. तो वहां निकल +2 था, अब रिड्यूस करोगे तो निकल तो 0 में ही जाएगा ना बेटा, है ना राज? ठीक है, तो ये कह रहा है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल भी इसी टाइप का सॉल्यूशन बनाएगी, यानी वो भी कैटायन में जाएंगी, फिर उनका इलेक्ट्रॉन भी अट्रैक्ट करेगा उसको. ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि बेरिलियम मैग्नीशियम नहीं बनाएंगे ऐसा सॉल्यूशन. पूछो क्यों? क्योंकि बेरिलियम मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? हाई. तो हाई आयनाइजेशन एनर्जी होगी तो क्या वो अंदर जाके इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा? वो नहीं करेगा. तो जब अंदर जाके इलेक्ट्रॉन ही रिलीज नहीं करेगा तो सॉल्यूशन तो बना ही नहीं ना. जब, बोलो, वो अंदर जाकर के सॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन रिलीज ही नहीं करेगा तो सॉल्यूशन ही नहीं बनेगा. नोट एक और है, एफ ब्लॉक जो होता है ना वो भी इनकी तरह रखता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तरह. तो इस वजह से एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में भी मेनली यूरोपियम एंड इटर्बियम also form such solution with liquid ammonia. with liquid ammonia. ठीक है, रिशु लिख लो बेटा, है ना, लिख लो. सॉरी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस रिशु, आई एम एक्सट्रीमली अपोलोजाइज फ्रॉम द बॉटम ऑफ द माई हार्ट. ठीक है, प्लीज 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 राइट डाउन इट. हो गया? वाई बी इटरबियम, हाँ क्लियर. अब इधर देखो, यहां तक कोई डाउट क्लियर? सिंपल है यार, फंडा तो. अब एक मजेदार बात होगी इसमें. ठीक है, नोट, वापस से एक नोट है, ये सब सवाल हैं, देखना. इन केस ऑफ alkali metal, metal can be recover from this solution. ये दिस सॉल्यूशन मतलब यही चल रहा है, लिक्विड अमोनिया वाला सॉल्यूशन. while this solution on boiling, while in case of, है ना, alkali metals, metal can be recovered from
दिस सॉल्यूशन ऑन बॉइलिंग वाइल in case of in case of alkaline earth metals, in case of alkaline earth metal ammoniates can be recovered. Ammoniates can be recovered. समझ की बात को? इसका लॉजिक कौन बता सकता है आप में से? इसका कोई लॉजिक बता सकता है? बोलो। आप में से अगर कोई इसका लॉजिक बता सकता है तो बताओ। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भव्यदीप, ये सब लास्ट में पूछना बेटा, इट इज रिक्वेस्टेड, है ना। ये सब चीजें अभी पढ़ाने दो, है ना, क्योंकि अगर ये भी नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा बेटा, फिर से मार्क्स नहीं आएंगे ना, वो तो अगले टेस्ट में भी खराब होगा। ठीक है भव्यदीप? हाँ, जल्दी। फिर चढ़ गया यार, कैसे करें? मैं ही बता देता हूँ, छोड़ो, अब मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। यहाँ पर क्या होता है लॉजिक, कि अगर आप अल्कली मेटल लोगे तो +1 चार्ज होगा, +1 चार्ज से आप अमोनिया को खींच रहे हो, तो जब आप बॉईल करोगे तो +1 से खींचा है तो अट्रैक्शन कम होगा, इसलिए वो अट्रैक्शन वीक हो जाएगा और मेटल वापस से रिकवर हो जाएगी। अल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में आप देखो +2 चार्ज होगा। अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल में 2+ का चार्ज होगा तो वो अमोनिया को ज़्यादा स्ट्रांगली खींचेगा, स्ट्रांगली खींच के बैठा हुआ है, और जब हीट करोगे तो पूरा का पूरा बाहर आएगा वो। दिस इज कॉल्ड अमोनिएट्स। ये पूरा का पूरा हिस्सा आएगा जो आपका MnH3 है, दिस इज कॉल्ड अमोनिएट्स। तो अल्कली मेटल के केस में तो क्या होगा, बोलो? अमोनिया छूट जाएगी उससे, क्योंकि वो +1 चार्ज से खींच रहा था बॉइलिंग करते समय, तो इसलिए आपको मेटल रिकवर होगी। लेकिन जब आप अल्कलाइन अर्थ मेटल लोगे तो 2+ चार्ज होगा, अमोनिया को खींच के बैठा, बोला पप आए जाना देंगे बा बुप, तो अमोनियट्स रिकवर होगा। तो ये सारे सवाल आपसे पूछेंगे, तो आई होप आप कर देंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी भाई। ठीक, अब आएगा आपके अल्कली मेटल्स के बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल में पहला कौन कौन सी होती है बताओ? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। रेडियम है रेडियो एक्टिव। पहला है एटॉमिक साइज। आप में से कितने बता सकते हैं कि इंक्रीज होगा? बिकॉज शेल इंक्रीज। बिकॉज शेल इंक्रीज। ओके, नोट करने दीजिए। आई एम रियली वेरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली अपोलोजाइज। अमोनिएट्स क्या होता है मैं लिख देता हूँ बेटा, ये ले। अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल का होगा तो 2+ आएगा। यहां तक समझ में आ गया बेटा? ये अमोनिएट्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अल्कलाइन अर्थ मेटल, अब मैंने आपको उस दिन सिखाया था कि अल्कलाइन अर्थ मेटल सारे होते हैं एक्सेप्ट बेरिलियम, क्योंकि बेरिलियम जो है
वो एम्फोडेरिक होता है। एम्फोडेरिक होने की वजह से वो अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं होता। लेकिन अगर ऑर्डर आए, सवाल आए और उसमें बोले कि अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑर्डर बताओ, तो बेरिलियम उसमें होगा, क्योंकि वो एक जनरल ट्रेंड में लिखते जाते हैं ऐसे ऑर्डर। आया ना? वो ऑर्डर लिखते जाते हैं। क्लियर? बिकॉज शेल इंक्रीज हो रहा था। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करो, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, बिकॉज शेल इंक्रीज हो रहा है। लेकिन मैंने आपको क्लास में उस दिन बता दिया था कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम की बात करते हैं अगर हम तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज तो होता है, लेकिन यहाँ पर रेडियम में ज़्यादा हो जाता है। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका था और रीज़न भी बता दिया था इसका मैंने, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल। क्या था जल्दी बताओ? ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल। ठीक है बेटा। अब आयनाइजेशन एनर्जी के बाद आता है डेंसिटी। डेंसिटी कल मैंने बताया था, मास ज़्यादा बढ़ता है, वॉल्यूम कम बढ़ता है, तो डेंसिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप with some ir some irregularities। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, तो इसका ऑर्डर ऐसे होगा इंक्रीज। यानी कि की पॉइंट अगर बताएंगे तो इनकी डेंसिटी का जो की पॉइंट होगा वो क्या होगा? बोलो। की पॉइंट होगा एक्स मैन। अब एक सवाल मन में आएगा कि विथ सम इरेगुलरिटीज क्यों, ये ऐसे ऑर्डर उल्टे सुल्टे क्यों? क्योंकि जो एल्कली मेटल्स में ऐसे ऑर्डर नहीं आए थे ज्यादा, इसमें ज्यादा इसलिए आएंगे क्योंकि इनकी सबकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम नहीं होती, सबकी अलग अलग होती है। जैसे वहां अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो उनकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम थी बीसीसी। यहाँ इनके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम नहीं है, किसी की एससीपी, किसी की सीसीपी, किसी की, ठीक है। तो एससीपी, सीसीपी, एफसीसी के चक्कर में क्या हो रहा है, सब उल्टा सुल्टा हो रहा है। तो पैकिंग अच्छी नहीं है, सबकी अलग अलग पैकिंग है, तो उसका इफेक्ट डेंसिटी पे भी आएगा, उसका इफेक्ट मेल्टिंग पॉइंट पे भी आएगा, उसका इफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट पे भी आएगा। तो आपको तीनों ऑर्डर याद करने पड़ेंगे। समझ गए बात को? तीनों आपको अलग अलग याद करने पड़ेंगे। जैसे अब यह मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज डाउन द ग्रुप, लेकिन वो सेम आएगा, डिक्रीज डाउन द ग्रुप विद सम irregularities। कैसे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, ध्यान से देखना इधर, ये ऐसे डिक्रीज होगा। ठीक है, ये तो है मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर फिर चेंज हो जाएगा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे हो जाएगा। ये याद करने पड़ेंगे तीनों ऑर्डर। वैसे याद हो जाते हैं थोड़े दिन में, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ इतना सा याद रखना कि इसकी इसकी तरफ मुंह खुला हुआ है, मगरमच्छ का मुंह, बस ये ऑर्डर याद रहेगा। इसको याद रहेगा एक्समैन। एक्समैन का मतलब इधर डिक्रीज हो रही है, तो उल्टा होता था, इधर इंक्रीज हो रही थी। समझ गए? ऐसे याद कर लिया। और इसकी तरफ क्या था? मुंह खुला हुआ है ऐसे, मगरमच्छ, तो याद रह जाएगा ये भी। और इससे ऑर्डर का यहाँ पे चेंज हुआ था बॉइलिंग पॉइंट पे, तो डेंसिटी याद हो गई एक्समैन से, बॉइलिंग पॉइंट याद हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट याद हो जाएगा मगरमच्छ से। और इस वाले ऑर्डर को याद करने के लिए यहाँ उसका चेंज कर देंगे। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हो गया, लिख लिया। रिड्यूसिंग पावर मजेदार चीज है इसमें। रिड्यूसिंग पावर जो होगी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, इसमें रिड्यूसिंग पावर नीचे आने पर ही बढ़ेगी। रीजन, लोएस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है
इन एस ब्लॉक, ठीक है, ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी। इसकी आयनाइज एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन नहीं निकालता ये इजीली, इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा इजीली, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। समझ लो, हाइड्रेशन एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको याद हो तो उसमें भी ये नहीं आ रहा है क्योंकि इसकी आयन एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, तो ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो रिड्यूसिंग पावर भी इसकी वीक होगी। क्लियर, सिंपल। अब आएगा केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन में पहला पॉइंट ये आएगा कि दीज मेटल्स फॉर्म आयनिक कंपाउंड। क्या बोलेगा वो, दीज मेटल्स फॉर्म आयनिक कंपाउंड, दीज मेटल्स फॉर्म आयनिक कंपाउंड एक्सेप्ट, ये आपको याद है एक्सेप्ट में, वैसे मैं सारे बता देता हूं अब। BeX2 में जो X बराबर होता था वो X चारों होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सारे के सारे प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होंगे। उसके बाद आएगा ये MgX2, X बराबर आएगा Cl, Br और I। इसी का एक दोस्त और होता है, वो भी बता देता हूँ, AlF3, और इसी का एक दोस्त और होगा आगे LiX, जो भी लिखा था। ये तीनों प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होंगे, मैं एक साथ ही बता रहा हूँ, यानी आपको इनको कोवेलेंट में टिक करना है यार, एक है ना बात, इसमें लिख देता हूँ मैं MgF2, लेकिन इनके जो फ्लोराइड्स हैं ये तीनों प्रीडोमिनेंटली आयनिक होंगे, ठीक है, तो ये इनकी कोवेलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स की एक नेचर हो गई, ठीक है। अब अपन सीक्वेंस वही रखेंगे, पहली रिएक्शन, रिएक्शन विद O2, तो यहां फर्स्ट रिएक्शन आएगी रिएक्शन विद O2। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, मेटल है, O2 है, तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, और अगर आप एक्सिस ऑफ O2 लेते हैं तो ये परऑक्साइड बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड परऑक्साइड एंड दिस इज कॉल्ड ऑक्साइड। और अगर आप और एक्सिस में लेते हैं कोई रिएक्शन नहीं होगी, अगर आप और एक्सिस में लेते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, क्लियर। यहां M बराबर होगा बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इधर आएंगे तो स्ट्रोंशियम और बेरियम, तो मेटल प्लस O2 से रिएक्ट कराएंगे, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। और अगर आपने एक्सेस ऑफ O2 भी ले लिया तो कोई रिएक्शन, अरे यार मैंने गलत लिख दिया एक्चुअली, सॉरी, यहां कोई रिएक्शन नहीं होगी, एक्सेस ऑफ एयर नो रिएक्शन, यहां आएंगे तो आपके होगा वो, एक्सेस ऑफ O2 लेंगे कोई रिएक्शन नहीं, दिस इज कॉल्ड परऑक्साइड। तो ये परऑक्साइड तभी बनेगा जब स्ट्रोंशियम और बेरियम हो। रीजन बताओ, इसका रीजन बताओ पहले, वहां क्यों नहीं गया रिएक्शन आगे, क्योंकि इनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो वो ऑक्साइड के जो O-2 है उसको होल्ड कर लेंगे, ऑक्साइड के जो -2 है उसको होल्ड कर लेंगे, तो वो यहीं रुक जाएगा। यहां अगर अपन देखेंगे तो यहां अगर अपन देखेंगे तो इनकी पोलराइजिंग पावर कम है, तो वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। लिख लो भाई, कहां से नहीं लिखा, लिखने तो दो सर जी, सॉरी 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 सॉरी, लिख लो भाई लिख लो।
एमपीबीपी से बताओ। ओके सॉरी। ये लो। हो गया। नेक्स्ट पेज। ये लो। हो गया। ये लो। आगे बढ़े। अब तो हो गया होगा भाई। सर आप अब भी नाराज हो? नहीं बेटा, कोई नाराज नहीं, मैं कभी नाराज हो ही नहीं सकता यार। बस तुम मेंटेन, डेकोरम मेंटेन रखो क्लास का। एंजॉय पढ़ाई को करो, लव। ठीक है। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। प्री डोमिनेंटली का मतलब होता है कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हैं आयनिक से। ठीक है सचिन। प्री डोमिनेंटली का मतलब है, तो ये समझ में आ गया होगा। नाइट्रोजन से रिएक्शन।
नाइट्रोजन से जब रिएक्शन करेंगे तो ये मेटल नाइट्राइड बनेगा। मेटल नाइट्राइड का जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हाइड्रोलिसिस का मतलब पानी से रिएक्शन होती है, तो वो MOH और अमोनिया बना देगा। इसको जब हीट करेंगे तो मेटल प्लस N2 बन जाएगा। यहाँ जो मेटल है ये आपके सारी होती हैं, यानी कि जितनी भी हैं ऑल। तो अगर आप यहाँ मैग्नीशियम लेते हो तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा इससे तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। मॉइस्चर का मतलब है पानी, यानी कि वो मॉइस्चर से हाइड्रोलाइज्ड होगा और अमोनिया गैस है। अमोनिया गैस का पंजेड स्मेल होता है, सुपर ऑक्साइड नहीं बनते। हाँ उत्कर्ष, इसका होता है पंजेड स्मेल। क्या होता है ये? पंजेंट स्मेल। क्लियर? अब आप बताओ, इसको हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन गैस। ये इनर्ट गैस होती है, ऐसे हिंट देगा आपको, पंजेड स्मेल। ठीक है, हाँ, जैसे वॉशरूम जाते हैं ना, वॉशरूम बहुत बहुत मतलब सरकारी वॉशरूम में जाओगे तो जो स्मेल आती है वो अमोनिया की स्मेल है एक्चुअली। ये पंजेड स्मेल क्या होती है बता दिया मैंने। ठीक है, नाइट्रोजन गैस इनर्ट होती है, तो हीट ऐसे दिएगा वो रिएक्शंस, तो हिंट मिल जाएगी आपको। ठीक है, रिएक्शन नाइट्रोजन से सब कर लेते हैं। क्यों करते हैं बताओ? क्योंकि इनकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे तो ये हाइड्राइड बनेंगे। इसके जो हाइड्राइड होंगे उसका अगर हाइड्रोलिसिस करवा दें तो वो भी हाइड्रोलाइज होकर के हाइड्रोजन गैस वापस दे देंगे हाइड्रोक्साइड बना के। ठीक है, अब जो हाइड्राइड्स होते हैं वो आयनिक होते हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम हाइड्राइड एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड। ये प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होंगे। ये प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होंगे। क्या बोला जल्दी बताओ? ठीक है, प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होंगे। अब जैसे कैल्शियम हो गया, हाइड्रोजन से रिएक्ट करा तो कैल्शियम हाइड्राइड बनेगा। इस कैल्शियम हाइड्राइड का जो नाम है वो हाइड्रोलिथ होता है। ठीक है, पंजेड स्मेल बेटा अमोनिया का होता है, इशू अमोनिया का। हम सारी स्मेल आपको बताएंगे जहां पर हम सॉल्ट एनालिसिस पढ़ेंगे। ठीक है, पंजेड स्मेल अमोनिया का होता है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि सवाल आ जाता है कि मैग्नीशियम नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस करने पर क्या बनेगा, तो आपको दिक्कत नहीं हो इसलिए मैंने बता दिया। वैकेंट ऑर्बिटल होता है ना मैग्नीशियम में, 3s2 के बाद 3p खाली पड़ा है धीमन, 3p खाली पड़ा है, 3p के बाद 3d भी खाली पड़ा है, तो वैकेंट ऑर्बिटल है ना बेटा धीमन। 3s2 के बाद 3p होता है थर्ड शेल में, 3d होता है थर्ड शेल में। हमने आपको सिखाया था धीमन कि थर्ड पीरियड का जो भी एलिमेंट होगा उसमें d तो खाली होंगे ही होंगे, चाहे कुछ भी कर लो, है ना। चलिए, इसका भी हाइड्रोलिथ याद रखना, नाम बहुत फेमस है ये नाम। तो ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 बना देगा। ठीक है, हाइड्रोलिथ। क्लियर? एल्कली मेटल पढ़ा था ना, एल्कली मेटल में जो LiH होता है, क्या बोला जल्दी बताओ? LiH, लिथियम हाइड्राइड, उसका यूज एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन करते हैं फॉर मिलिट्री पर्पस और मीट्रोलॉजिकल बैलून्स।
जो कि वेदर फोरकास्ट के लिए उड़ाए जाते हैं। ठीक है, लिथियम हाइड्राइड जो अपन ने पढ़ा था उसका एक यूज भी आ सकता है आपके। वो क्या आता है कि इसको हम यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर मिलिट्री पर्पस और मेट्रोलॉजिकल बैलून्स के लिए। ठीक है, तो ये हाइड्रोलिथ आपको सर हाइड्रोजन समझ में आ जाएगा। अब यहां पर क्या है, नोट करके हम पढ़ेंगे कि BeH2 कैन नॉट फॉर्म फ्रॉम अबव रिएक्शन। ठीक है, डायरेक्ट नहीं बना सकते, उसको बनाने का एक ऑल्टरनेट मेथड होता है जिसमें अपन BeCl2 की रिएक्शन LiLH4 से कराते हैं और उसको हीट करने पर बनता है BeH2, LCl3 और LiCl। अगर आप नोटिस करें तो BeCl2 में जब आप देखेंगे तो इसके डाइमर में 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा, और ये जब बनेगा तो 3 सेंटर्ड 2 बना देगा, इसका डाइमर भी 3 सेंटर्ड 4 बना देगा। लक्ष्य बेटा इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको पहले लेक्चर से पढ़ना है, बस तब आ जाएगा। और दूसरा फजान्स रूल पढ़कर आना है। ठीक है लक्ष्य, वैसे मैंने कोशिश करी है लक्ष्य कि इसमें फजान्स रूल भी थोड़ा सा कवर किया है, बट अगर आप बहुत अच्छे से चाहते हैं तो हो जाए। BeH2 एग्जिस्ट करता है, मोनोमर फॉर्म में भी करता है, डाइमर में भी करता है आयुष, और पॉलीमर फॉर्म में भी करता है। ठीक है आयुष, और कुछ जाए, मैं पूरा शुरू से पढ़ा दूं आयुष आपको, मैं घर आ जाता हूं आपके बेटा, है ना। चलिए थैंक यू आयुष। तो ये आपका बी हो गया। अगला है रिएक्शन विद हेलोजन। तो जब हेलोजन से कराएंगे इनकी रिएक्शन तो ये मेटल प्लस हेलाइड्स बनेंगे, और मेटल प्लस हेलाइड बनने से MX2 बनेगा हेलाइड्स। ये हेलाइड्स भी आयनिक है और इनका भी हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो ये क्या बनाएंगे, MOH2 प्लस HX। क्लियर। अब बात आती है कि ये हेलाइड आयनिक तो होंगे लेकिन कौन से वाले नहीं होंगे बताओ। ये BeX2 जहाँ X बराबर ClBrI आएगा, ठीक है, और F भी आएगा, BeX2 है ना। X बराबर आएगा ClBrI। ये दोनों आपको बताया था अभी भी प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होंगे, बाकी सारे आयनिक होंगे। प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट। हाँ है ना। अब मान लो जो मैग्नीशियम की रिएक्शन कराई या किसी की भी कराई तो हाइड्रोलाइज हो जाएगा वो, लेकिन नोट करके फिर से वही लाइन आएगी कि BeF2 एंड BeCl2 कैन नॉट फॉर्म डायरेक्टली। यार ये चैट चली जाती है और मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम अबव रिएक्शन। तो BeF2 एंड BeCl2 जो होगा कैन नॉट फॉर्म डायरेक्टली फ्रॉम अबव रिएक्शन। तो अगर मुझे BeCl2 बनाना है तो पता है क्या करूंगा, मैं पहले लूंगा BeO, फिर लूंगा कार्बन और फिर Cl2, और फिर आपका जो है वो 600 डिग्री से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिएक्ट करा दूंगा। ठीक है, तो ये कार्बन पहले तो इसको रिड्यूस करेगा और रिड्यूस करके फिर Cl से रिएक्शन करके
BeCl2 और CO बना देगा। ठीक है। और BeF2 जो है उसको बनाने का बेस्ट मेथड जो है, बेस्ट मेथड फॉर फॉर्मेशन ऑफ BeF2 इज थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ ये BeF2 बनने का, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन बेस्ट मेथड होता है BeF2 बनाने का। भाई साहब ये दोनों रिएक्शन बहुत आती है, नोट कर लो इसको, ये उड़ा देगी आपको एक झटका में। क्या बोला मैंने? उड़ा देगा एग्जामिनर एक ठो झटका में। जल्दी। चैटिंग बंद हो गई, रुक सी गई, रिफ्रेश करूं? ट्राई करते हैं। हो गया? चलिए, अगर हो सकता है यहां से भी लिखना हो किसी को तो लिख लो पहले ना। हो गया, हो गया अब तो। जी सर्वेश, आप लाइव हो सकते हैं। आगे बढ़े। ये तो रिएक्शन बता रहे हैं कि क्वेश्चन पूछता है सप्तांशु, किस कंपाउंड के पानी से रिएक्शन से क्या होगा। सप्तांशु इसलिए ऐड कर रहे हैं कि रिएक्शन पूछता है एग्जामिनर, तो आप बता सकें। ठीक है। रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, रिएक्शन विद वाटर में देखो सबसे पहले क्या होगा, बेरिलियम तो इनर्ट होगा टुवर्ड्स रिएक्शन, मैग्नीशियम जो होगा वो बॉइल्ड वाटर से होगा या वार्म वाटर से, और जो कैल्शियम होंगे स्ट्रॉन्शियम होगा और बेरियम, कैल्शियम होगा, स्ट्रॉन्शियम होगा और बेरियम होगा, ये किससे करेंगे? कोल्ड वाटर। किससे करेगा? कोल्ड वाटर से। बेरिलियम की कोवेलेंट पावर ज़्यादा होने की वजह से बेरिलियम एक तो रिएक्ट नहीं करता, इनर्ट ही होता है वो, क्योंकि वो कोवेलेंट है ना, तो रिएक्शन नहीं करेगा। इसीलिए पीछे भी क्या हो रहा था, डायरेक्ट नहीं बन रहा था, उसके लिए स्पेशल मेथड चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि सर क्यों नहीं बन रहा है पीछे भी, जैसे बेरिलियम डायरेक्ट BeCl2 नहीं बनाया, BeH2 नहीं बनाया, वाई? तो वो इनर्ट रिएक्शंस के लिए उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, बोलेगा नो आई कांट, मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा आसानी से, मेरा एनर्जी ज्यादा, मेरा साइज छोटा है,
मैं जो है वो रिएक्ट नहीं करूंगा क्योंकि आई नट। तो स्पेशल तरीका अपनाना पड़ता है। बोला इसको जूता चप्पल से मनाना पड़ेगा बे, इतना आसानी से नहीं पड़ेगा ये। इसलिए ओ मैं लिख भी दिया किसी ने, रघुवरन ने ये सवाल पूछ लिया है। आई होप रघुवरन जी आपको आंसर मिल गया होगा। MgF2 आयनिक होता है बेटा प्रियांशु, MgF2 आयनिक होता है। ठीक है, तो ये आपका कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन आप देखोगे तो कैल्शियम की रिएक्शन कराओ तो क्या बनेगा बताओ, कैल्शियम प्लस H2O, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O। ठीक है, नोट करके लिखेंगे तो मैग्नीशियम फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर, मैग्नीशियम फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर magnesium form protective layer of its oxide which can be removed which can be removed from boiling or amalgamation। विच कैन बी रिमूव फ्रॉम बॉइलिंग और अमलगमेशन, यानी कि आप चाहो तो उसको बॉईल करके लेयर को तोड़ते हो। पहले मैग्नीशियम अपने ऊपर ही अपने ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की एक लेयर बनाता है, तो आप हीट करके उस प्रोटेक्टिव लेयर को तोड़ते हो ताकि वो फर्दर रिएक्ट करे। हाँ स्टीम से करेगा बेरिलियम, बिल्कुल बेरिलियम स्टीम से करेगा फिर। ठीक है, तो बेरिलियम इनर्ट होता है टुवर्ड्स वाटर एंड एयर जनरली। ठीक है, आया ना, आगे बढ़े। अब एक सवाल पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट प्रोड्यूस सेम प्रोडक्ट विद वाटर। आपको ऑप्शन दे दिया मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, आपको दे दिया मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, आपको दे दिया कैल्शियम कैल्शियम हाइड्राइड, चौथा ऑप्शन दे दिया नन। चलो बताओ सोचो, जल्दी करो। वो वाटर पूछा है तो रिएक्शन होगी, है ना बेटा, वो उसमें जरूरत नहीं होती लिखने की। अब इधर देखो, इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा सी। अगर आपने नोटिस किया ना तो आप पकड़ लोगे। देखो कैल्शियम प्लस इसकी जब रिएक्शन कराएंगे वाटर से तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा और H2 होगा। ठीक है, तो कैल्शियम होगा, ठीक है, प्लस ये कैल्शियम से वाटर ने लिखा है, ये बन गया। अब इसी तरह से अगर मैं कैल्शियम हाइड्राइड लेता हूं तो भी पानी से रिएक्ट करने पर यही बन रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सेम प्रोडक्ट बन रहे, सेम प्रोडक्ट मतलब एक जैसे, ये भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, तो इसी तरह से। तो आंसर सी इसलिए आंसर जाएगा। और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, अगर आ गया तो गलबल मत करना, है ना। लॉमित तलो, तलवल नहीं तलो दे, पक्का आया ना। तो ये सवाल आएंगे तो पक्का गलती नहीं करोगे अब। एक और सवाल है, देखो, अगर हम कहते हैं नोट करके कि बेरिलियम मैग्नीशियम की बात करें अपन, तो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम, अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं
तो चार्ज डेंसिटी जो होती है वो घटती है, तो इसका मतलब पोलराइजिंग पावर भी घटती है ना। तो बेरिलियम के जो सॉल्ट होंगे वो हाइड्रेटेड होंगे, लेकिन आप जैसे जैसे नीचे जाओगे बेरियम तक आते आते वो पार्टनिंग कम हो जाएगा। तो आप तो ये भी बोल सकते हो कि नीचे आने पर जो है पोलराइजिंग पावर कम होगी, तो जो एल्कलाइन अर्थ मेटल के हैलाइड्स हैं उन हैलाइड्स का जो हाइड्रेशन करने का पावर है वो कम हो जाएगा। आया ना, दिख रहा है ये कम हो जाएगा नीचे आने पर। धीरे धीरे देखो ये कम हो जाएगा नीचे आने पर। ठीक, अब ऑन हीटिंग, अगर याद हो मेटलर्जी में तो आपको याद है इसको हीट करने पर ये हाइड्रोलाइज्ड हुआ था। जल्दी बताओ, अगर आपको याद हो तो ऑन हीटिंग क्या हुआ था, इसको इस हीट करने पर हाइड्रोलाइज्ड हुआ था। तो वो सवाल पूछ रहा कौन कौन होगा, तो देखो इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है तो ये पानी को खींच के रखता है, इसलिए हीटिंग पे रिएक्ट कर जाता है पानी से। इसकी पोलराइजिंग पावर है, खींच के रखता है इसलिए हाइड्रोलाइज हो जाएगा, खींच के रखेगा इसलिए हाइड्रोलाइज होगा। ये दो ऐसे होंगे जो हाइड्रोलाइज नहीं होंगे, हीटिंग पर ये एनहाइड्रस हो जाएंगे। तो ऑन हीटिंग बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हैलाइड्स undergoes in hydrolysis while strontium and barium get anhydrous। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, पूछेगा इंटीजर सवाल में। क्यों हुआ ऐसा कि ये हाइड्रोलाइज्ड हुए, बोलो। क्योंकि इनकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा थी, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होने से उन्होंने पानी को खींच के रखा था अपने पास। पानी को खींच के रखने की वजह से क्या हुआ था, पानी को खींच के रखने की वजह से क्या हुआ था, पानी को खींच के रखने की वजह से क्या हुआ था, पानी को खींच के रखने की वजह से क्या हुआ था, बोलो। वो हाइड्रोलाइज हो गया था। हाँ है ना। लेकिन जैसे ही, हाँ कैल्शियम भी, तीनों में तीनों लिखा ना, मैं बॉक्स बना देता हूँ ना, और ये दोनों एनहाइड्रस हो जाएंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में अब हम कंपाउंड ऑफ एस ब्लॉक चालू करेंगे और अगली क्लास में एस ब्लॉक खत्म कर देंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि अगर आप कल एस ब्लॉक पढ़कर आते हैं तो मैं आपको इसके पी वाई क्यूज भी सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे चैप्टर हैं ये, तो हम उनके पी वाई क्यूज साथ में निपटा देंगे। जैसे एस ब्लॉक का तो मैं सारे पी वाई क्यूज एक साथ करवा दूंगा, फिर उसके बाद आएगा डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, मैं पढ़ाऊंगा उसका एस ब्लॉक, उसका पी वाई क्यूज हाथों हाथ यहीं पे कराएंगे स्क्रीन पे, आप पढ़कर आना और आप सॉल्व करना। फिर उसके बाद हाइड्रोजन कंपाउंड आएगा, उसका भी अपन पढ़ा के हाथों हाथ पी वाई क्यूज कर देंगे। उसके बाद एफ ब्लॉक आएगा, उसका भी हाथों हाथ पढ़ा के पी वाई क्यूज खत्म कर देंगे। उसके बाद एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आएगा, हाथों हाथ पढ़ा के उसका पी वाई क्यूज भी यहाँ करा देंगे। फिर जब ये छोटे छोटे चैप्टर के पी वाई क्यूज कंप्लीट होंगे फिर हम रिवीजन पर आ जाएंगे। रिवीजन पर आते फिर हम सीधा केमिकल बॉन्डिंग आपको बोलेंगे कि पढ़कर आओ यहाँ तक, फिर उसका पी वाई क्यूज करवा देंगे। फिर आपको कहेंगे कि भाई आप कोऑर्डिनेशन पढ़कर आओ, फिर उसके पी वाई क्यूज आप यहाँ सॉल्व करोगे, जो भी डाउट आएंगे तुरंत खत्म। फिर उसके बाद आपको कहेंगे पढ़कर आओ, फिर उसके बाद आप आओगे मेटलर्जी का 3 चैप्टर, उसका पी वाई क्यूज खत्म। ठीक है, फिर उसके बाद यहां तक होने के बाद फिर एक मौका देंगे कि अब आप वापस बॉन्डिंग पढ़कर आना, फिर शीट खोल देंगे, शीट का एक्सरसाइज 1 से चालू करो। ठीक है, यह पहले जेई एडवांस के पी वाई क्यूज कर लेंगे, फिर उसके बाद ऐसे पी ब्लॉक भी आएगा। नाम नहीं लिया इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो अपन शुरुआत एस ब्लॉक से करेंगे, क्लियर। तो स्ट्रेटजी समझ में आ गई, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि होमवर्क जो है वो अब मैं करवाऊंगा अपने हिसाब से, क्योंकि आपको क्या लगता है आपके भरोसे में आपके नंबर लाएंगे एग्जाम में, नॉट। सॉल्ट एनालिसिस हम पहले पीवाईक्यूज कंप्लीट करेंगे उसके बाद लेंगे, ठीक है, समझिए। क्योंकि जेई मेन 1 में सॉल्ट एनालिसिस का वेटेज बहुत कम आता है,
तो मैं चाहता हूं पहले केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, मेटलर्जी, SBD, हाइड्रोजन, F ब्लॉक और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इसको पहले एकदम पक्का करवा दूं आपका, एकदम बिल्कुल दिल में खून की उस एक एक बूंद में उतर जाए वो, कि जब खून का एक एक कतरा जमीन पर निकले तो वो बोले आईओसी आईओसी आईओसी। ठीक है, उसके बाद फिर अपन सॉल्ट एनालिसिस चालू करेंगे। क्लियर? ताकि आपकी एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन आप मेरी प्रेजेंस में करो, क्योंकि मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता। तुमने कैसे मान लिया कि मैं यहां होमवर्क लिख दूंगा और तुम कर लोगे और मैं मान लूंगा कि तुम्हारे नंबर आ जाएंगे? नॉट पॉसिबल। क्योंकि जब विजय सर का हो साथ तो डरने की क्या बात। इसलिए मैं अपनी आंखों के सामने सारे सवाल कराऊंगा, यहां पे जो सवाल गच्छा होगा उसको बताऊंगा, जिसकी थ्योरी बताऊंगा, उसका डाउट बताऊंगा, सारे क्लियर कर दूंगा यहां पे बिठा के। एक सवाल नहीं छोड़ेंगे बे, क्योंकि अपना डायलॉग है बे, विजय सर का लल्ला मचाएगा हल्ला। समझे? मिलते हैं, बाय, बेस्ट ऑफ लक।